कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 से, जहां हम एक बड़ी सी शिप देखते हैं जो कि उत्तरी इलाके में बर्फ में फंसी हुई है। ये सभी लोग बर्फ तोड़कर इस शिप को निकालने में लगे होते हैं। इन्हें हर हाल में इस शिप को यहाँ से निकालकर नॉर्थ पोल पर पहुंचना है। तभी अचानक शिप के कैप्टन को कुछ सुनाई देता है। करीब 100 मीटर दूर एक जोरदार धमाका हुआ था। ये सभी लोग उसके करीब जाते हैं। यहाँ का नजारा काफी डरावना था क्योंकि चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। यहीं पास ही इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और उसकी एक टांग टूट चुकी थी। ये लोग जब इस आदमी को उठाते हैं तो पता चलता है कि इसकी ये टूटी हुई टांग नकली है। तभी इन्हें तीव्र ध्वनि वाली एक आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे कि किसी खूंखार जानवर की आवाज हो। ये लोग इस आदमी को लेकर शिप की तरफ आते हैं। तभी एक विशालकाय आदमी इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अंधेरा काफी ज्यादा था, इसलिए इन्हें वो आदमी ठीक से दिखाई नहीं देता। इन्हें लगता है कि शायद वह कोई जानवर है, इसलिए ये लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। मगर ये लोग देखते हैं कि इस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप की तरफ भागते हैं। मगर वो क्रिएचर इन आदमियों तक पहुंच जाता है और एक कर इन्हें मारने लगता है और क्रिएचर शिप पर चढ़ जाता है और कैप्टन से बोलता है कि उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। क्रिएचर उसी घायल आदमी की तलाश कर रहा था जिसे इन्होंने अभी अभी बचाकर शिप पर लाया है। इतने में ही एक बहादुर क्रू मेंबर ब्लंडरबस से क्रिएचर पर अटैक करता है, जिससे क्रिएचर शिप से नीचे गिर जाता है, परंतु वह अब भी जिंदा था। ये लोग जल्दी से यहाँ लगी सीढ़ी ऊपर खींच लेते हैं जिससे क्रिएचर वापस शिप पर न चढ़ सके। मगर ये क्रिएचर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये अपने हाथों से ही पूरी शिप को हिला देता है। शिप लगभग पलटने ही वाली होती है कि तभी कैप्टन ब्लंडरबस में बची लास्ट गोली क्रिएचर पर न चलाकर उसके नीचे की बर्फ पर चलाता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और क्रिएचर इस बर्फ के नीचे ठंडे पानी में डूब जाता है। इसके बाद ये लोग उस घायल आदमी के पास आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। ये आदमी इन्हें अपना नाम विक्टर बताता है। विक्टर इन्हें चेतावनी देते हुए बोलता है कि वो वापस आएगा और तुम सब लोगों को भी मार देगा। वो यहाँ मुझे लेने आया है, वो मुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे उसे सौंप दो। विक्टर बताता है कि वो क्रीचर मर नहीं सकता। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में पूछता है, आखिर वो क्रीचर है कौन और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? विक्टर का जवाब सुनकर सबकी रूह कांप उठती है। विक्टर धीरे से कहता है, उसे मैंने बनाया है। इसके बाद विक्टर इन्हें शुरू से अपनी पूरी कहानी बताता है। विक्टर बताता है कि वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता एक प्रसिद्ध सर्जन थे। उसके पिता ने उसकी माँ के प्यार के लिए नहीं बल्कि उनकी दौलत और रुतबे के लिए शादी की थी। विक्टर के पिता हमेशा उसकी माँ को टॉर्चर किया करते थे। घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे। विक्टर अक्सर अपनी मॉम की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनता रहता था। उसके पिता विक्टर और उसकी माँ दोनों से ही नफरत करते थे। हालांकि विक्टर बचपन से ही काफी तेज दिमाग था, लेकिन उसके पिता जानबूझकर उससे मुश्किल सवाल पूछते थे और जब विक्टर जवाब नहीं दे पाता या गलत जवाब देता, उसके पिता उसे बहुत कड़ी सजा देते थे। एक दिन अचानक विक्टर की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें सीवियर लेबर पेन होने लगता है। घबराता हुआ विक्टर तुरंत अपने पिता को बुलाता है। विक्टर के पिता तुरंत ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद विक्टर की माँ एक छोटे से बच्चे को जन्म देती हैं। इसी दौरान विक्टर के पिता बच्चे को बचा लेते हैं, परंतु विक्टर की माँ को नहीं बचा पाते। अपनी माँ की मौत से विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है, मानो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया हो। समय बीतता जाता है और विक्टर का छोटा भाई विलियम अब बड़ा होने लगता है, लेकिन विक्टर अक्सर नोटिस करता है कि उसके पिता विलियम से ज्यादा प्यार करते हैं। ये देखकर विक्टर के दिल में जलन पैदा होने लगती है। साथ ही उसे ये भी लगने लगता है कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पिता ही हैं। उसे लगता है कि अगर उसके पिता चाहते तो उसकी माँ को बचा सकते थे। एक दिन गुस्से में विक्टर अपने पिता से लड़ पड़ता है और चिल्लाकर कहता है, आप चाहते तो माँ को बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें मरने दिया। विक्टर के पिता गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मौत को कोई नहीं हरा सकता। तभी विक्टर की आंखों में एक अजीब जुनून दिखाई देता है। वो अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर मैं मौत को हराऊंगा। उसी पल विक्टर ठान लेता है कि वो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करके दिखाएगा। और उसी रात विक्टर को एक रहस्यमयी विजन आता है। उस विजन में एक देवदूत विक्टर के सामने आता है और कहता है, विक्टर, आने वाले समय में तुम्हें जिंदगी और मौत दोनों पर हुकूमत हासिल होगी। अब विक्टर का एकमात्र उद्देश्य था मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करना। विक्टर अपनी कहानी सुना ही रहा होता है कि क्रिएचर पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। विक्टर कहानी कंटिन्यू कर बताता है कि मेरे फादर की तानाशाही की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई और कुछ समय बाद मेरे फादर भी चल बसे। इसके बाद विलियम को वियतनाम और मुझे एडिनबर्ग भेज दिया गया,
जहाँ मैं कई सालों तक एक ही रिसर्च में लगा रहा। रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वह एक प्रेजेंटेशन देता है जहाँ विक्टर बोलता है, जन्म देना हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है, मगर मौत को हम रोक सकते हैं, हम मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते हैं। विक्टर एक मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी खोलता है जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। इस बॉडी का धड़ एक व्यापारी का था और हाथ उसने एक बढ़ई का लगाया हुआ था। इन सभी को जोड़कर विक्टर ने एक पूरा बॉडी सिस्टम बना दिया था और इसके बाद जैसे ही विक्टर बैटरी से पावर देता है, डेड बॉडी में हलचल शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। विक्टर बोलता है, ये कोई साधारण हलचल नहीं बल्कि इस मृत शरीर में ऊर्जा का बहाव है। विक्टर की ये बातें सुनकर सभी प्रोफेसर गुस्से में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ये गलत है, इसमें हम में से तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अब विक्टर अपनी बात सही साबित करने के लिए बॉडी की तरफ एक सेब फेंकता है। ये बॉडी उस सेब को कैच कर लेती है। अब विक्टर बोलता है, उस सेब को मुझे दे दो। बॉडी वह सेब वापस दे देती है। तभी सभी प्रोफेसर बोल उठते हैं, ये सब बंद करो, जिंदगी देना लेना भगवान का काम है और हमें उसके काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम हेनरिक हालैंड होता है। विक्टर बॉडी में लगी नीडल निकाल देता है जिससे बॉडी फिर से बेजान हो जाती है। इसके बाद जब विक्टर बाहर आता है तभी उसे हेनरिक मिलता है। हेनरिक उसे एक लेटर देता है जो उसके भाई विलियम ने लिखा था। हेनरिक बताता है कि कुछ दिनों में विलियम यहाँ तुमसे मिलने आ रहा है। वो विक्टर को अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलाना चाहता है जो दरअसल हेनरिक की भांजी है। तभी हेनरिक विक्टर से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है? तभी विक्टर बोलता है, क्या तुमने अभी देखा नहीं? हेनरिक विलियम की तारीफ करता है और साथ में ये भी बोलता है, तुम में इंसानों को जिंदा करने की एक आग है, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस आग में तुम खुद ही जल जाओ। विक्टर हेनरिक को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। हेनरिक जाने से पहले विक्टर से कहता है, 3 दिन बाद हम विलियम और एलिजाबेथ से मिलेंगे और उसी रात में तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 3 दिन बाद विक्टर हेनरिक के घर आता है। विक्टर अपनी रिसर्च फाइल साथ लाया था। हेनरिक उसे अच्छे से पढ़ता है जिससे वह समझ जाता है कि विक्टर दरअसल शरीर की नसों में ऊर्जा ट्रांसफर करता है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऊर्जा ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहती। कुछ देर बाद ये ऊर्जा खत्म हो जाती है। हेनरिक विक्टर से बोलता है, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस शरीर में ज्यादा देर तक जान नहीं रहेगी। दरअसल हेनरिक भी एक आर्मी सर्जन था, पर फिलहाल वह हथियारों का बड़ा व्यापारी है। इसके बाद हेनरिक विक्टर को एक लकड़ी का बोर्ड दिखाता है जिसमें इंसान का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है। हेनरिक बताता है कि इसमें मात्र 3 लीटर फ्लूइड फ्लो करता है, मगर ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये पूरी बॉडी की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और इसका 9th कॉन्फ़िगरेशन जो हार्ट के पास होता है वो ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। ये देखने के बाद विक्टर को सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। हेनरिक विक्टर को ऑफर करता है, मैं तुम्हारी रिसर्च के लिए तुम्हें अनलिमिटेड रिसोर्सेज दूंगा। तभी विक्टर बोलता है, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हेनरिक मुस्कुराते हुए बोलता है, वो मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि मैं हर एक चीज डॉक्यूमेंट करूंगा। तभी विक्टर बोलता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद विक्टर अपने छोटे भाई विलियम से मिलता है। विलियम उसे अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलाता है। ये सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। शिप के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। कैप्टन को पता चलता है कि वॉचमैन ने उस क्रिएचर को देखा है, लेकिन वो अब भी विक्टर को बचाना ही चाहते हैं। इसके बाद कहानी वापस पास्ट में जाती है। विक्टर, हेनरिक और विलियम एक पुरानी जगह पर जाते हैं। विक्टर डिसाइड करता है कि वो अपनी रिसर्च यहीं पूरी करेगा और विलियम उसका पूरा साथ देगा। विलियम रिसर्च में लगने वाली सारी चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर देता है और अब विक्टर और हेनरिक की डील भी फाइनलाइज हो जाती है। इसके बाद विक्टर अपनी रिसर्च के लिए फांसी पर चढ़ाए जा रहे लोगों की डेड बॉडी लेने जाता है। तभी उसे वहाँ एलिजाबेथ दिखाई देती है जो वहाँ से निकलकर चर्च की तरफ जा रही होती है। विक्टर भी उसके पीछे पीछे चर्च पहुँच जाता है और फादर की जगह खुद कन्फेशन बॉक्स में बैठ जाता है। तभी एलिजाबेथ कन्फेशन बॉक्स के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हें मार्केट में ही देख लिया था, और वो ये भी जानती है कि बॉक्स के उस पार विक्टर ही बैठा है। इसके बाद विक्टर बॉक्स से बाहर आता है और फिर ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। अब विक्टर एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। धीरे धीरे वो विलियम को भी अकेला छोड़ने लगता है और ज्यादातर समय एलिजाबेथ के साथ बिताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा देता है और अकेले ही पूरी लैब तैयार कर लेता है। इसके बाद विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। उसे अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स चाहिए थे। तभी हेनरिक विक्टर से कहता है कि अब वर्ल्ड वॉर कम होने लगे हैं, जिसकी वजह से उसके हथियारों की सेल भी बहुत कम हो गई है। उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हेनरिक बोलता है, अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और उसमें कई सारी डेड बॉडीज इस किनारे तक बहकर आएंगी। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शरीर में लंबे समय तक एनर्जी स्टोर की जा सके। कुछ समय बाद एलिजाबेथ विक्टर से मिलने आती है। उसे देखकर विक्टर बेहद खुश हो जाता है। वो एलिजाबेथ से कहता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी एलिजाबेथ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं विलियम को चुन
चुकी हूँ। ये सुनते ही विक्टर का दिल टूट जाता है और एलिजाबेथ भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विक्टर पूरी तरह मायूस हो जाता है और अपनी रिसर्च हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी विक्टर के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और यहीं से उसकी रिसर्च को मिलने वाला था फाइनल ब्रेक थ्रो। इसके बाद विक्टर बैटलफील्ड में जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। उसे कुछ लंबे चौड़े स्पेसिमेन चाहिए थे ताकि वो आसानी से एक परफेक्ट बॉडी असेंबल कर सके। वो कई सारी डेड बॉडीज को काटता है और उन्हें आपस में जोड़कर एक पूरे इंसान की बॉडी तैयार करता है और आखिर में उस बॉडी के अंदर एक बैटरी फिट कर देता है। वहीं हेनरिक हर एक प्रोसेस की तस्वीरें क्लिक कर रहा था। अब इनकी टेस्ट बॉडी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। बाहर तूफान बेहद तेज हो चुका था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और बॉडी की बैटरी चार्ज करने के लिए विक्टर को बस इसी पल का इंतजार था। विक्टर हेनरिक को बताने के लिए नीचे जाता है मगर तभी वो देखता है कि हेनरिक कोई मेडिसिन ले रहा है। तब विक्टर को पता चलता है कि हेनरिक को शिफ्टोलोसिस नाम की बीमारी है और वो बहुत जल्द मरने वाला है। तभी हेनरिक विक्टर से कहता है, अब तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसकी मुझे कीमत चाहिए और वो कीमत है मेरा नया शरीर। लेकिन विक्टर साफ मना कर देता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा शरीर अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। इसके बाद विक्टर टावर की छत पर एंटीना लगाने चला जाता है। हेनरिक भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। लेकिन विक्टर अपना फैसला सुनाते हुए हेनरिक को साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हेनरिक गुस्से में विक्टर को धमकाने लगता है और देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में हेनरिक टावर से नीचे गिर जाता है। विक्टर उसे बचाने के लिए नीचे भागता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेनरिक मर चुका होता है। इसके बाद विक्टर बिना एक सेकंड गंवाए अपनी सारी मशीनें ऑन कर देता है। मशीनें ऑन होते ही बॉडी में तेज करंट दौड़ने लगता है। तभी आसमान से एक जबरदस्त बिजली गिरती है जो सीधे एंटीना से टकराती है और एंटीना से होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उस बॉडी का दिल नहीं धड़कता। विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। वो अपने भगवान को कोसने लगता है कि उन्होंने उससे झूठ बोला था। लेकिन तभी उसी रात उसे फिर से वही देवदूत दिखाई देता है और जैसे ही विक्टर अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसका बनाया हुआ क्रिएचर उसके ठीक सामने खड़ा है। ये देखकर विक्टर शॉक हो जाता है। विक्टर क्रिएचर से इशारों में बात करने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे उसकी बैंडेज निकालने लगता है और उसे सनलाइट में ले जाता है। इसके बाद विक्टर उसे अपना नाम बताता है, विक्टर, और तभी वो क्रिएचर भी पहली बार वही नाम दोहराता है, विक्टर। इसके बाद विक्टर इस क्रिएचर के सीने पर कान लगाकर सुनता है। विक्टर देखता है कि क्रिएचर का दिल अब धड़क रहा है। इसके बाद विक्टर क्रिएचर को जंजीरों से बांध देता है। क्रिएचर के लिए अभी ये सारी चीजें बिल्कुल नई होती हैं, मानो किसी न्यूबॉर्न बेबी की तरह। काफी दिनों तक विक्टर क्रिएचर की देखभाल करता है परंतु क्रिएचर की हरकतें काफी अजीब होती हैं। एक दिन क्रिएचर खुद ही अपना हाथ काट लेता है मगर विक्टर देखता है कि क्रिएचर का घाव अपने आप ही भरने लगता है। विक्टर उसे शांत करवाता है और उसे रस्सी से बांध देता है। विक्टर चाहता है कि क्रिएचर उसके नाम के अलावा और भी चीजें जाने और बोले मगर ऐसा नहीं होता। ये क्रिएचर उसके नाम के अलावा और कोई चीज नहीं बोलता और अब क्रिएचर विक्टर से डरने भी लगता है। विक्टर क्रिएचर से पूछता है, तुम आखिर डर क्यों रहे हो? तुम्हें मैंने ही बनाया है। तभी वहाँ पर विलियम और एलिजाबेथ आ जाते हैं। विक्टर इन्हें अपने द्वारा बनाया हुआ ये क्रिएचर दिखाना चाहता था मगर इतने में एलिजाबेथ विक्टर से पूछ लेती है, मेरे अंकल कहाँ हैं? विक्टर बोलता है, वो यहाँ पर नहीं है। तभी एलिजाबेथ को उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और वह क्रिएचर के पास जाती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और क्रिएचर को टच करती है और क्रिएचर भी एलिजाबेथ का हाथ पकड़ लेता है। तभी वह क्रिएचर के शरीर पर घाव के निशान देखती है और विक्टर से पूछती है, आखिर ये कौन है? क्या तुमने इसे मारा है? विक्टर बताता है, मैंने इसे मारा नहीं है बल्कि मैंने इसे जिंदगी दी है। इसे मैंने ही बनाया है। हालांकि ये अभी उतना समझदार नहीं है इसलिए मैंने इसे बांध कर रखा है। इसके बाद रात होती है, सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी अचानक एलिजाबेथ उठती है और क्रिएचर के पास जाकर बैठ जाती है। एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है और उसे अपना नाम दोहराने के लिए बोलती है। क्रिएचर उस समय कुछ नहीं बोलता और जैसे ही एलिजाबेथ पीछे मुड़ती है क्रिएचर धीरे से बोलता है, एलिजाबेथ। तभी विक्टर आ जाता है। वह एलिजाबेथ को क्रिएचर से दूर रहने के लिए बोलता है। वह बोलता है, क्रिएचर बिल्कुल भी समझदार नहीं है, वह कुछ गलत भी कर सकता है। ये क्रिएचर बस एक नाम जानता है, विक्टर। लेकिन एलिजाबेथ बोलती है, हाँ अभी के लिए हो सकता है कि ये एक शब्द ही उसकी जिंदगी हो मगर वो एक प्योर सोल है। तभी विक्टर एलिजाबेथ से बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? एलिजाबेथ बोलती है, मुझे उसकी आंखों में दर्द और प्यार दिखता है। तभी विक्टर गुस्से में बोलता है, और मेरे प्यार का क्या? इसके बाद विक्टर क्रिएचर के पास जाता है और अपना सारा गुस्सा क्रिएचर पर निकालने लगता है। वह क्रिएचर से बोलता है, एलिजाबेथ को लगता है कि तेरा दिल एकदम साफ है और मैं विलेन हूँ। विक्टर क्रिएचर को बांध देता है और उसे आयरन रॉड से मारने लगता है। विक्टर क्रिएचर से बोलता है, तू सिर्फ मेरे आदेश मानेगा और कुछ नहीं। तभी क्रिएचर आयरन रॉड पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसे टेढ़ी कर देता है और जोर
और जोर से चिल्लाने लगता है, विक्टर विक्टर। इसके बाद विक्टर बाहर आता है और विलियम से बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये क्रिएचर काफी डेंजरस है, मुझे इसे नहीं बनाना चाहिए था। विक्टर विलियम को हेनरी की डेड बॉडी दिखाता है और बताता है कि हेनरी को उस क्रिएचर ने गुस्से में मार दिया है। इसके बाद विक्टर विलियम से बोलता है कि वह एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से चला जाए और उसे इसके बारे में कुछ भी ना बताए। विलियम ऐसा ही करता है, वह एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकलता है, पर जाते वक्त वह विक्टर से पूछता है, आखिर ये क्रिएचर कब तक जिंदा रहेगा? विक्टर बोलता है, बहुत ही कम। इनके जाने के बाद विक्टर इस टावर पर आग लगाने की तैयारी में लग जाता है। विलियम और एलिजाबेथ दोनों जा रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ विलियम से बोलती है, मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। वह कैरेज रुकवाने के लिए बोलती है। विलियम रुकने से मना करता है, मगर एलिजाबेथ बोलती है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं कूद जाऊंगी। इधर विक्टर क्रिएचर से बोलता है, तुम विक्टर के अलावा कोई एक और नया शब्द बोल दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्रिएचर बोलता है, एलिजाबेथ। ये सुनकर विक्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। विक्टर बाहर जाता है और टावर पर आग लगा देता है। आग की लपटें क्रिएचर तक पहुंचने लगती हैं। क्रिएचर दर्द में चिल्लाता है, विक्टर विक्टर प्लीज। इसके बाद विक्टर अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे विक्टर दूर जाकर गिरता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। पूरा टावर तहस नहस हो जाता है। तभी विलियम और एलिजाबेथ समय पर वहां पहुंच जाते हैं और विक्टर को बचा लेते हैं। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हम क्रीचर को देखते हैं जो शिप के ऊपर चढ़ चुका होता है और वह शिप के कैप्टन के पास होता है। क्रीचर इनसे बोलता है, विक्टर ने तो अपनी कहानी सुना दी, अब मेरी कहानी सुनो। क्रीचर बताता है, उस दिन जब आग लगी मैं चिल्लाता रहा, मगर एक समय ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि मुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर मैं खुद को बचाने में लग गया। मैंने जैसे तैसे अपनी जंजीरें खोली और पानी के रास्ते एक समुद्र में जा पहुंचा। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस टावर से काफी दूर था। इसके बाद वह जंगल की तरफ निकल गया। उसने बाहर की दुनिया देखी, उसने जानवर देखे, उसे कंकालों पर लगे कुछ कपड़े मिले जिन्हें उसने पहन लिया। उसने जानवरों को फल खाते देखा तो वह भी फल खाने लगा। तभी अचानक कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि कुछ देर बाद क्रीचर के सारे घाव सही हो जाते हैं, मगर अब उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वह एक घर में चला जाता है और वहीं एक कोने में जाकर सो जाता है। सुबह होते ही उस घर में रहने वाले लोग आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई थी। इस परिवार में एक बूढ़ा आदमी भी था जिसे साफ दिखाई नहीं देता था। क्रीचर छुपकर इनकी बातें सुनने लगता है। धीरे धीरे क्रीचर इस परिवार का हिस्सा बनने लगता है। वह रात के समय इन लोगों के लिए काफी काम किया करता था। इस परिवार को लगता था कि जंगल की कोई दैविक शक्ति उनकी मदद करती है। ये सब देखकर क्रीचर भी काफी खुश होता था। लेकिन एक दिन भेड़ियों का झुंड इनकी भेड़ों पर हमला कर देता है। इसके बाद इनके कुछ हंटर्स भेड़ियों का शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं और कुछ लोग शहर चले जाते हैं, मगर वह बूढ़ा आदमी घर पर ही रहता है। जब बूढ़ा आदमी अकेला होता है तब क्रीचर उसके पास जाता है। बूढ़ा आदमी क्रीचर से बोलता है, आखिर तुम कौन हो? क्रीचर का जवाब होता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ। बूढ़ा आदमी उस क्रीचर से बैठने के लिए बोलता है और कहता है, वहाँ कुछ खाना रखा है। क्रीचर आगे बढ़ता है पर गलती से उससे एक कांच की बोतल टूट जाती है। क्रीचर डरने लगता है। बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम डरो मत। बूढ़ा आदमी क्रीचर के शरीर पर घाव देखकर उससे पूछता है, आखिर ये कैसे हुआ? तुम उस कमरे में छुपे थे ना जहाँ हमारी भेड़ें थीं। तभी बूढ़े आदमी को समझ आता है कि इनके जंगल वाला गॉड कोई और नहीं बल्कि यही क्रीचर है। बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। बूढ़ा आदमी क्रीचर को अपने साथ रहने के लिए बोलता है और अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। क्रीचर कुछ बुक्स भी पढ़ता है। क्रीचर उस बूढ़े आदमी से काफी घुल मिल जाता है। एक दिन क्रीचर उस बूढ़े आदमी से बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे सपनों में अलग अलग लोग दिखाई देते हैं और मुझे बस कुछ शब्द ही याद हैं, जैसे आग, पानी और विक्टर। इसके बाद क्रीचर कुछ शब्दों और यादों के सहारे उस डिस्ट्रॉयड टावर तक पहुंच जाता है। उसे वहां एक किताब मिलती है जिससे धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसे आखिर कैसे बनाया गया था। उसे पता चलता है कि वह बाकी इंसानों जैसा नहीं है। ये सब जानकर क्रीचर टूट जाता है। वहीं उसे विक्टर का पता भी मिलता है। इसके बाद क्रीचर वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, मगर वह देखता है कि भेड़ियों के झुंड ने वहां हमला कर दिया है और उस बूढ़े आदमी को भी घायल कर दिया है। इसके बाद भेड़ियों का झुंड क्रीचर पर भी हमला करता है, मगर क्रीचर कुछ भेड़ियों को मार देता है और बाकी डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद क्रीचर बूढ़े आदमी के पास आता है और उससे कहता है, मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझे बनाने वाला विक्टर कहाँ मिलेगा। तभी वह बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। तभी वहाँ उस बूढ़े आदमी के परिवार वाले आ जाते हैं और क्रीचर पर गोली चलाने लगते हैं, परंतु क्रीचर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हंटर्स उसका पीछा करते हैं और क्रीचर पर गोलियां चलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह मर चुका है और
फिर वे हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद क्रीचर फिर से खड़ा हो जाता है। अब क्रीचर खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करता है। उसे लगता है इंसानों के पास तो अपना दुख बांटने के लिए कोई ना कोई होता है, मगर मेरे पास तो कोई भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से विक्टर को देखते हैं। अब विलियम और एलिजाबेथ की शादी होने वाली होती है, इसलिए विक्टर इन दोनों को बधाई देने के लिए पहुंचता है। मगर एलिजाबेथ विक्टर से काफी नाराज होती है, इसलिए वह विक्टर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद विक्टर अपने कमरे में आता है। विक्टर को उस क्रिएचर की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए अब वह इस खाली कमरे में बोलता है, तुम बाहर आ सकते हो। और तभी वह क्रिएचर विक्टर के सामने आ जाता है। विक्टर समझ जाता है कि उसका बनाया हुआ ये क्रिएचर काफी इंटेलिजेंट है। तभी क्रिएचर विक्टर से बोलता है, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही जैसा एक और मॉन्स्टर बनाओ। विक्टर बोलता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बनाकर जो गलती की है, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तभी क्रिएचर बोलता है, मैं मर नहीं सकता। मैं ये जिंदगी अकेला कैसे जीऊंगा, इसीलिए तुम मेरे ही जैसा एक मॉन्स्टर बना दो, जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकूं। विक्टर बोलता है, अगर मैंने एक और मॉन्स्टर बना दिया तो तुम लोग रिप्रोड्यूस करोगे और फिर इस धरती पर मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होंगे, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बाद क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर पर अटैक कर देता है। वह चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते तो मेरे क्रोध को सहना होगा। शोर सुनकर एलिजाबेथ वहां चली आती है। एलिजाबेथ और क्रिएचर एक दूसरे को देखते हैं, मगर इतने में ही विक्टर क्रिएचर पर गोली चला देता है, लेकिन एलिजाबेथ सामने आ जाती है, जिससे गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। एलिजाबेथ इस क्रिएचर से बोलती है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। इसके बाद ये क्रिएचर एलिजाबेथ को उठाकर वहां से बाहर जाने लगता है और इसी अफरा तफरी में विलियम भी घायल हो जाता है। विक्टर विलियम को बचाने की काफी कोशिश करता है। तभी विलियम विक्टर से बोलता है, मैं तुम्हारी काफी इज्जत करता हूँ, मगर आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब का कारण सिर्फ आप हैं। असली मॉन्स्टर वो नहीं बल्कि तुम हो। और इसके बाद विलियम की मौत हो जाती है। इसके बाद विक्टर एक गन निकाल लेता है और वह उस क्रिएचर के पीछे जाता है। इसके बाद हम क्रिएचर को देखते हैं, जो एलिजाबेथ को एक गुफा के पास लेकर आता है। एलिजाबेथ क्रिएचर से प्यार करने लगी थी। एलिजाबेथ क्रिएचर से बोलती है, मैं तुम्हें देखते हुए मरना चाहती हूँ। इसके बाद विक्टर भी वहाँ आ जाता है, मगर वह देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एलिजाबेथ की डेड बॉडी पड़ी है। तभी वह क्रिएचर विक्टर पर हमला करता है और विक्टर से बोलता है, तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा था ना, तुम्हें बताता हूँ कि एक मॉन्स्टर क्या कर सकता है। इसके बाद क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। विक्टर उसका पीछा करता है, मगर क्रिएचर बर्फ में अचानक कहीं गायब हो जाता है। विक्टर कई दिनों तक उस क्रिएचर को ढूंढता रहता है। एक दिन विक्टर को क्रिएचर मिल जाता है। तभी विक्टर अपनी गन लोड करता है और उस क्रिएचर के हाथ पर गोली मारता है, मगर गोली से क्रिएचर का कुछ नहीं होता। फिर क्रिएचर विक्टर को खींचता हुआ ले जाता है। विक्टर क्रिएचर को मारने के लिए एक डायनामाइट लाया था। ये क्रिएचर उस डायनामाइट को जलाता है और विक्टर को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। विक्टर वहाँ से भागता है और ये डायनामाइट क्रिएचर अपने हाथ में ही ब्लास्ट कर लेता है, मगर इससे भी क्रिएचर नहीं मरता। क्रिएचर पूरी तरह से जल चुका था, मगर वह फिर से रिकवर होने लगता है। अब क्रिएचर के पास सिर्फ एक रास्ता था कि उसी के जैसा एक और मॉन्स्टर बने जिसके साथ वह रह सके, और इसीलिए वह विक्टर से बार बार बोलता था कि उसे उसी के जैसा एक साथी चाहिए। तभी वहाँ उस शिप के क्रू मेंबर आकर विक्टर को बचाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रिएचर और विक्टर आमने सामने होते हैं। तभी क्रिएचर विक्टर से बोलता है, मेरा खून बहेगा, मेरे साथ कुछ भी होगा, मगर मेरा अंत नहीं होगा। मैं चाहकर भी नहीं मर सकता, इसलिए मुझे जिंदगी जीने के लिए एक साथी चाहिए। क्रिएचर भी अपनी जगह बिल्कुल सही होता है। तभी विक्टर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह क्रिएचर से ये बोलते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। क्रिएचर भी विक्टर की बात को समझता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। क्रिएचर को लगता है कि अब उसका फादर विक्टर मरने वाला है, इसलिए वह विक्टर से बोलता है, जो लहर मुझे यहाँ लाई है वही लहर अब तुम्हें ले जाएगी। विक्टर प्यार से उस क्रिएचर को अपना बेटा बोलते हुए कहता है, तुम मर नहीं सकते मेरे बेटे, मगर तुम जीने का कोई तरीका ढूंढो। विक्टर क्रिएचर से आखिरी बार उसका नाम बोलने के लिए कहता है, वो नाम जो कभी उसके लिए पूरी जिंदगी था। क्रिएचर बोलता है, विक्टर विक्टर जाओ, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। और इसके बाद विक्टर की मौत हो जाती है। क्रिएचर बोलता है, अब तुम आराम करो फादर, उम्मीद है कि अगले जन्म में हम दोनों अच्छे इंसान बन सकें। इसके बाद क्रिएचर भी मायूस होकर उस शिप से नीचे उतरता है और उनकी इस फंसी हुई शिप को धक्का देता है। शिप वहाँ से निकल जाती है और ये लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी तड़कती भड़कती मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।